नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। स्वागत करते हैं आप सभी का, हमारे सभी व्यूअर्स का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रोग्रामिंग विद आर.के. झा में। मेरा नाम राजेश कुमार झा हुआ। आज इस वीडियो में मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर पेपर के बारे में डिस्कशन करने के लिए आया हूं। मैं सभी व्यूअर्स से एक बार फिर सादर निवेदन करूंगा कि अगर हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा IT स्टूडेंट्स, नॉन IT स्टूडेंट्स के पास हमारा ये वीडियो पहुंच सके और आपके सभी के सहयोग से हम अपने ज्ञान को आप सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकें। हमारे पास जो कुछ भी कॉन्सेप्ट है, जो थोड़ा बहुत नॉलेज है, चाहते हैं कि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हम अपने नॉलेज को पहुंचाएं, जिसके ये माध्यम आप ही हो सकते हैं, हमारा सोशल मीडिया हो सकता है। इसलिए हमने ये तय किया कि हम वीडियो के माध्यम से हम स्टूडेंट्स तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सकें, जिसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। तो आज हमने सी के ऊपर में बहुत सारा वीडियो बनाया है, आगे बनता रहेगा, निरंतर बनता रहेगा। फिर हमने सोचा कि सिर्फ एक सी को लेकर के नहीं, हमने ये तय कर लिया कि साइमल्टेनियसली पेपर्स को बढ़ाया जाए, वीडियोस को बढ़ाया जाए, ताकि जो व्यूअर्स C++, जो व्यूअर्स डेटा स्ट्रक्चर, जो व्यूअर्स जावा में भी कोर जावा, एडवांस जावा, फिर .NET वगैरह, किसी भी तरह के व्यूअर्स को हम सहयोग कर सकें, हम अपने सिस्टम को उन तक पहुंचा सकें और उनके लिए हम फायदेमंद साबित हो सकें। तो अब हम आपको इस वीडियो में डेटा स्ट्रक्चर पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर माना जाता है और डेटा स्ट्रक्चर का नाम जनरली लेते ही स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, जनरली घबराते हैं। डेटा स्ट्रक्चर ऐसा मेंटालिटी है जनरली कि डेटा स्ट्रक्चर एक बहुत टिपिकल पेपर है, बहुत कॉम्प्लेक्स पेपर है, इसमें लंबे लंबे प्रोग्राम कोड्स होते हैं। तो लंबे लंबे प्रोग्राम कोड्स तो होते हैं, नो डाउट, लेकिन दोस्तों कॉम्प्लेक्स या टिपिकल कोई चीज़ नहीं होता। कॉम्प्लेक्स या टिपिकल हमारे लिए तभी तक कोई चीज़ होता है जब तक हम कॉन्सेप्ट को क्लियर ना करें। अगर हम कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझते हैं तो हमारे लिए कोई पेपर, कोई कॉन्सेप्ट टिपिकल नहीं होता और कॉम्प्लेक्स नहीं होता। हम कोशिश करेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर पेपर को किसी बुकिश लैंग्वेज के थ्रू आपको ना समझाएं, किसी बुकिश प्रोसेस के थ्रू हम आपको डेटा स्ट्रक्चर पेपर को ना समझाएं। हमारा ये कोशिश रहेगा, हमारा अपना एक सिस्टम डेवलप हुआ है, हमारा ये कोशिश है कि डेटा स्ट्रक्चर को भी हम आपको बहुत ही सिंप्लिसिटी वे में समझाएं, ताकि व्यूअर्स को, स्टूडेंट्स को डेटा स्ट्रक्चर पेपर बहुत आसान लगने लगे। तो हमारी इस कोशिश में आप मेरा सहयोग करें, डेटा स्ट्रक्चर पेपर को व्यू करें, देखिए आपके लिए डेटा स्ट्रक्चर पेपर भी कितना आसान हो जाता है। तो हमारी कोशिश में आपका सहयोग का उम्मीद है। हम लोग अब बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर पेपर के बारे में। तो देखिए, डेटा स्ट्रक्चर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में यूज होने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, जिसका मतलब क्या है, ये अपने आप में दोस्तों कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट इटसेल्फ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो है क्या ये? डेटा स्ट्रक्चर इज जस्ट अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स द मैकेनिज्म to store or retrieve the data to or from computer's memory. We learn only those mechanisms through data structure which describes the mechanism, which describes the process to store or retrieve the data to or from computer's memory. How many ways we can store or retrieve the data? These processes are described in data structure paper. So, data structure is not itself a programming language. डेटा स्ट्रक्चर अपने आप में कोई लैंग्वेज नहीं है। ये जो टेक्निक हमें सिखाता है, ये हमें उतना ही टेक्निक बता, बस दो प्रोसेस, दो ही कॉन्सेप्ट पर डेटा स्ट्रक्चर पेपर के अंदर बात होता है।
आप कितने तरीके से कंप्यूटर्स के मेमोरी में डेटा का स्टोरिंग कर सकते हैं और कितने तरीके से डेटा का रिट्राइविंग कर सकते हैं। बस यही मैकेनिज्म को सीखने के लिए हमें डेटा स्ट्रक्चर पेपर को पढ़ना होता है। जनरली अब हम आपको कुछ डेटा स्ट्रक्चर पेपर उनके लिए समझना आसान होगा जिनका सी समझा हुआ है, जिनका सी कंप्लीटली पढ़ा हुआ है। डेटा स्ट्रक्चर पेपर के अंदर जो मैकेनिज्म हम लोग यूज करेंगे, जो मैकेनिज्म, जो प्रोसेसेस हम लोग पढ़ेंगे, उसका प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन हम लोग सी में करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि डेटा स्ट्रक्चर सी का होता है। डेटा स्ट्रक्चर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना नहीं होता। डेटा स्ट्रक्चर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसके अंदर जो मैकेनिज्म्स पढ़ाए जाते हैं, इसके अंदर जो चैप्टर्स आते हैं, वो चैप्टर्स एक जनरल कॉन्सेप्ट हमें प्रोवाइड करता है और हर चैप्टर का एक ही मकसद है, स्टोरिंग और रिट्राइविंग। कंप्यूटर्स के मेमोरी से कितने तरीके से किया जा सकता है, इतना ही इस पेपर का मकसद है, लेकिन वो मकसद डिफरेंट मैकेनिज्म को शो करता है। लेकिन जनरली मोस्ट कॉमनली डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग जो लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं वो होता है सी या C++। इसीलिए डेटा स्ट्रक्चर थ्रू सी, डेटा स्ट्रक्चर थ्रू C++ हम लोग जनरली बोलते हैं। लेकिन डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट किसी भी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट हो सकता है। लैंग्वेज टू लैंग्वेज प्रोसेसेस चेंज हो जाते हैं। हम लोग जो डेटा स्ट्रक्चर पेपर, हमारे क्लासेस में जो डेटा स्ट्रक्चर पेपर आप फॉलो करेंगे, उसका प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन सी में हम लोग करने वाले हैं। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका कोई लैंग्वेज कंप्लीट नहीं है, किसी भी लैंग्वेज को आपने कंप्लीटली अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि डेटा स्ट्रक्चर पेपर आपकी समझ से परे होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए डेटा स्ट्रक्चर पेपर उनके लिए यूजफुल है पढ़ना जिनका प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपने अगर सी कंप्लीटली इंप्लीमेंट कर लिया है, ऑब्वियसली डेटा स्ट्रक्चर आपके लिए यूजफुल होगा। तो दोस्तों, हमारा ये अपील है कि सी को कंप्लीट करें और डेटा स्ट्रक्चर को व्यू करें। दूसरी बात, अब हम लोग बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर के मीनिंग को समझने का कोशिश करिए। देखिए, डेटा मतलब एनीथिंग which we input into the computer is called as data. Either they can be numeric or alphanumeric, है ना, और character. Anything can be data. तो डेटा का स्ट्रक्चर मीन्स फॉर्मेट। डेटा मीन्स एनी एंटिटी और स्ट्रक्चर मीन्स फॉर्मेट। जैसा कि हम अपने हर वीडियो में बोलते हैं कि हमारे द्वारा जितने भी लेक्चर्स किसी भी पेपर पे दिए जाएंगे, उनका कॉरेस्पॉन्डिंग मटेरियल, कंप्लीट नोट्स आपको क्लास वाइज सेम डे लिंक में शेयर कर दिया जाता है। तो टेलीग्राम डाउनलोड करके रखें, टेलीग्राम के थ्रू नोट्स को आप स्टडी करें। ओके, तो डेटा एनी एंटिटी, स्ट्रक्चर मीन्स फॉर्मेट। तो किसी भी डेटा का, किसी भी एंटिटी का हम जो कंप्यूटर में एंट्री करते हैं डेटा, वो किस फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है, किस तरीके से स्टोर हो रहा है, किस तरीके से रिट्राइव हो रहा है, इसी बात को रिप्रेजेंट करता है हमारा डेटा स्ट्रक्चर। तो एक्चुअली हमने पहले ही बोला कि डेटा स्ट्रक्चर इज जस्ट अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। ये हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और इसके अंदर जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं उसका प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू करते हैं। आप एक एग्जांपल को समझें। हम अगर सी की बात करें, सी में या किसी भी लैंग्वेज में जो डेटा टाइप आप पढ़ते हैं, आप डेटा टाइप यूज करते हैं, स्टैंडर्ड डेटा टाइप, जिसमें सपोज आप लिखते हैं इंट और ए। आप यहां भी डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं, लेकिन उस समय कोई भी टीचर इसे डेटा स्ट्रक्चर के रूप में इंट्रोड्यूस ना करके यहां डेटा टाइप के रूप में इसको इंट्रोड्यूस करता है। यानी यहां पर इंट को जनरली हम लोग डेटा टाइप के रूप में इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन आप इंट को डेटा टाइप के साथ साथ डेटा स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। इंट ए लिखने से कुछ प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस कंपाइलर को ऑटोमेटिक चले जाते हैं। यानी ए जो हमारा वेरिएबल क्रिएट होगा उस पर इंट के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस ऑटोमेटिक सप्लाई हो जाते हैं, जो कि फिक्स इंफॉर्मेशन होता है। क्या यहाँ ये कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करता है कि ए
इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है जिसके अंदर डेटा हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर मींस विदाउट डेसिमल पॉइंट के नंबर्स ही स्टोर होंगे, पहली बात। दूसरी बात कि ए का जो मेमोरी एलोकेशन होगा उसका कैपेसिटी 2 बाइट्स का होगा, जैसा कि सी में हम लोग इंट का मेमोरी कैपेसिटी देखते हैं 2 बाइट्स। तो हमें यहाँ पर कंपाइलर को ऑटोमेटिक ये इंस्ट्रक्शंस चला जाता है इस एक लाइन से कि ए का मेमोरी इंटीजर टाइप का एलोकेट होगा डेटा स्टोर करने के लिए, मेमोरी कैपेसिटी 2 बाइट्स का होगा। इसके अंदर डेटा का रेंज भी सेट कर दिया जाता है कि इसके अंदर डेटा आप इतना से -32,768 +32767 तक डेटा स्टोर कर सकते हैं, मीन्स ये रेंज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी स्टैंडर्ड डेटा टाइप को यूज जब करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो डेटा टाइप भी अपने आप में एक डेटा स्ट्रक्चर ही है, क्योंकि यहाँ पर ए का अपना एक स्ट्रक्चर तय हो गया। एक किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, ये इंट ए लिखने से उसका स्ट्रक्चर तय हो जाता है कि ए के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट कैसा होगा। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी डेटा टाइप को हम जब यूज करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो वो डेटा टाइप भी अपने आप में एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। ओके, अब हम डेटा स्ट्रक्चर को जब क्लासिफाई करते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर 2 टाइप्स में क्लासिफाई किए जाएंगे, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं और नॉन प्रिमिटिव को यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर या स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर मींस जो ऑलरेडी डिफाइंड है, दैट आर ऑलरेडी डेवलप्ड बाय द डेवलपर्स, those are called as primitive data structure. So you can consider any standard data type of any programming language, you can say these are the primitive data structure. तो आप यहाँ कह सकते हैं primitive data structure और standard data structure means any standard data type of any programming languages. Okay, example int, float, char, long, etc. are the primitive data structure of C. हम लोग यहाँ पर ये चूंकि C के अंदर स्टैंडर्ड डेटा टाइप के रूप में int, float, char, long ये डेटा टाइप होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि C का प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हमारा क्या है, तो ये है। इस तरह से प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर संख्या और नेमिंग लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी कर सकता है। ओके, तो हम लोग पहले ही हमने बताया कि डेटा स्ट्रक्चर का इंप्लीमेंटेशन जो हम करेंगे वो C लैंग्वेज के थ्रू करेंगे। तो यानी आप ये समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि हम लोग डेटा स्ट्रक्चर थ्रू C पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का इस तरह से हम लोग डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। दूसरी बात, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। वैसा डेटा स्ट्रक्चर जो यूजर के द्वारा क्रिएट किया जाएगा प्रोग्राम के अंदर और यूजर के द्वारा मैनेज किया जाएगा, यानी दोज डेटा स्ट्रक्चर that are created and managed by the user within program are called as non-primitive data structure, or you can say user defined data structure. Okay, तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर डेटा स्ट्रक्चर पेपर पढ़ने का जो मीनिंग होगा दोस्तों, मेन इस पार्ट को पढ़ना होगा, क्योंकि ये पार्ट तो लिमिटेड है और फिक्स है। We cannot change any types of, we cannot do any types of modification in primitive data structure. So these have the limitations. Okay, तो डेटा स्ट्रक्चर पेपर पढ़ने का मीनिंग क्या होगा? डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने का मीनिंग होगा नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर साइड को पढ़ना। तो इसके अंदर भी
जो चैप्टर्स हैं इसके अंदर भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत अनलिमिटेड है, नहीं, बहुत लिमिटेड है। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आपको हमने बोला जो यूजर के द्वारा क्रिएटेड एंड मैनेज किया जाएगा प्रोग्रामिंग के थ्रू, वो नॉन प्रिमिटिव होगा या यूजर डिफाइंड होगा। इसके अंदर में जो चैप्टर्स आते हैं उसमें आते हैं एरे, लिंक्ड लिस्ट या लिंक लिस्ट भी आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, बहुत जगह आप देखेंगे। इसके अंदर आएंगे स्टैक, इसके अंदर आएंगे क्यू, स्टैक एंड क्यू, फिर ट्री एंड ग्राफ। अब आप देख रहे होंगे कि नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री एंड ग्राफ कुल मिला के कितने हुए? 1 2 3 4 5 एंड 6। यानी ओवरऑल यही 6 चैप्टर्स हैं, यही 6 कॉन्सेप्ट्स हैं जो अपने आप में इंडिविजुअली एक एक चैप्टर होगा, और यही 6 चैप्टर मिल करके पूरा का पूरा डेटा स्ट्रक्चर पेपर को बनाता है। तो क्या मतलब हुआ कि अगर हम इस 6 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, मींस आपका डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम। अब इसमें भी डेटा स्ट्रक्चर नॉन प्रिमिटिव साइड में भी जितने 6 चैप्टर हैं, इसका भी फर्दर हम लोग क्लासिफिकेशन 2 टाइप में करेंगे। यानी नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी 2 टाइप का डिवीजन होता है। फर्स्ट वन इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड सेकेंड इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का फर्दर 2 क्लासिफिकेशन, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब देखिए, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर या नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन जो किया जाता है, ये 2 तरह की बातें होती है मेमोरी मैनेजमेंट में दोस्तों। मेमोरी मैनेजमेंट में हम आपको बहुत क्लियरली समझाएं कि मेमोरी मैनेजमेंट में 2 तरह का बात होगा। एक होगा मेमोरी एलोकेशन सिस्टम या टेक्निक, आप कह सकते हैं मेमोरी एलोकेशन सिस्टम क्या है। दूसरा होता है डेटा स्टोरिंग और एक्सेसिंग। तो यानी मेमोरी मैनेजमेंट में 2 तरह का बात चलता है। एक होता है कि मेमोरी का एलोकेशन यानी मेमोरी क्रिएट जो हो रहा है वो किस टेक्निक से हो रहा है, और दूसरा होता है डेटा का स्टोरिंग और एक्सेसिंग जो हो रहा है वो किस टेक्निक से हो रहा है। तो डेटा स्ट्रक्चर में ये क्लासिफिकेशन जो होता है वो डेटा के स्टोरिंग और एक्सेसिंग टेक्निक के हिसाब से होता है। अब मेमोरी का एलोकेशन जब हम लोग देखते हैं तो इसमें भी 2 तरह का होता है। एक होता है कंटीजियस, दूसरा होता है नॉन कंटीजियस। आपने सुना होगा, आपने बहुत सारे कंप्यूटर्स पेपर पढ़ा होगा जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसमें भी इस तरह की बातें आई होगी कि मेमोरी का एलोकेशन जब होता है तो उसमें भी 2 तरह का टेक्निक होता है। एक होता है कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन सिस्टम, एक होता है नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन सिस्टम। जैसे लैंग्वेजेस में आपने एरे का नाम अगर सुना होगा तो एरे में मेमोरी एलोकेशन किस टेक्निक से हो रहा है, तो आप कहेंगे कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। कंटीजियस का मतलब लगातार मेमोरी बनेगा, 10 ब्लॉक, 20 ब्लॉक, 50 ब्लॉक, 100 ब्लॉक बनेंगे तो लगातार एडजेसेंट टू ईच अदर लगातार बनेंगे। इसको हम कंटीजियस एलोकेशन सिस्टम कहते हैं। लेकिन नॉन कंटीजियस में रैंडमली डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होगा, 1 ब्लॉक यहाँ तो दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, 5वां यहाँ, इस तरीके से मेमोरी एलोकेट हो तो हम कहते हैं कि नॉन कंटीजियस एलोकेशन हो रहा है। तो यहाँ जो ये क्लासिफिकेशन होता है, ये क्लासिफिकेशन डेटा अकॉर्डिंग टू डेटा स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग टेक्निक। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कैन बी divided into 2 types. First one is linear data structure and second one is non-linear data structure. Linear data structure में मेमोरी डेटा का स्टोरिंग और एक्सेसिंग सीक्वेंशियल वे में होगा, यानी 1 by 1. There is some fixed rule
moving from one entity to another entity. This is called as linear data structure. आपको मटेरियल में लिखा हुआ हम भेजेंगे। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को हम जब डिफाइन करेंगे तो क्या कहेंगे कि अकॉर्डिंग व्हेन द नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर सपोर्ट्स द सीक्वेंशियल डेटा स्टोरिंग और एक्सेसिंग टेक्निक, देन इट इज कॉल्ड एज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. Either the memory can be allocated in contiguous manner or non-contiguous manner. It doesn't matter how the memory allocates, how the memory will be allocated for the data structure. It doesn't matter. Memory may be allocated either contiguously or non-contiguously. But the matter is that for linear data structure or non-linear, कि how the data are stored or retrieved to or from computer's memory. What are the mechanism for the storing or accessing the data? These are the factors to decide either the data structure is linear or non-linear. Okay, तो linear data structure में follow होगा sequential data storing और accessing technique. इसके अंदर में 4 चैप्टर्स आते हैं: array, linked list, stack and queue. ये 4 चैप्टर आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आएगा। यानी इन चारों चैप्टर्स में हम लोग डेटा का स्टोरिंग और एक्सेसिंग जब करेंगे तो सीक्वेंशियल वे में होगा, जो कि आगे चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग डील करेंगे और बहुत सारे इसमें इंटरेस्टेड टॉपिक्स मिलेंगे, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें होगी जो हमें चैप्टर्स को के इंपॉर्टेंस को समझाएगा, कंप्यूटर्स के मैनेजमेंट को समझाएगा, मेमोरी मैनेजमेंट को बताएगा। तो कीप वॉचिंग, आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है डेटा स्ट्रक्चर पेपर में भी, अदर लैंग्वेजेस के जैसे। तो हम लोग, और दूसरी बात कि डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग बहुत इजी गोइंग करेंगे। डेटा स्ट्रक्चर आप सभी के लिए बहुत आसान होने लगेगा। आप देखें, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में 4 चैप्टर हम लोग को मिलेगा: एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। ये 4 चैप्टर लीनियर टेक्निक को फॉलो करेगा। आगे देखेंगे हम लोग। फिर नॉन लीनियर के अंदर में ट्री एंड ग्राफ, ट्री एंड ग्राफ, ये 2 चैप्टर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। यानी इनके अंदर डेटा का स्टोरिंग और एक्सेसिंग सीक्वेंशियल वे में ना होकर के रैंडम वे में होगा, डायनामिकली होगा। अब मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, मेमोरी का एलोकेशन लीनियर में भी कंटिन्यूअस हो सकता है और नॉन कंटिन्यूअस हो सकता है, नॉन लीनियर में भी कंटिन्यूअस हो सकता है और नॉन कंटिन्यूअस हो सकता है। यानी मेमोरी एलोकेशन सिस्टम लीनियर और नॉन लीनियर दोनों डेटा स्ट्रक्चर में कंटिन्यूअस भी हो सकता है, नॉन कंटिन्यूअस भी हो सकता है। ये इसके आधार पे लीनियर और नॉन लीनियर का क्लासिफिकेशन नहीं होता। कंटिन्यूअस होने पे भी डेटा का स्टोरिंग और एक्सेसिंग अगर रैंडमली हो रहा है तो वो नॉन लीनियर के अंदर आएगा, जैसा उसमें आपको ट्री और ग्राफ दिखेगा। और नॉन कंटिन्यूअस होने पे भी डेटा का स्टोरिंग और एक्सेसिंग अगर सीक्वेंशियल वे में हो रहा है तो वो आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आएगा, जैसा कि आपको लिंक लिस्ट चैप्टर में दिखेगा। तो इस तरह से डेटा स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन होता है। और ओवरऑल हम लोग ये कहेंगे कि ये 6 चैप्टर अगर हम समझ गए, हम जान चुके हैं, इन 6 चैप्टर्स पे हमने अगर वर्क कर लिया, प्रोग्रामिंग कर लिया, तो हम डेटा स्ट्रक्चर पेपर को कंप्लीट कर लिया। ओके दोस्तों, तो आज के क्लास में, आज के डेटा स्ट्रक्चर में हमने डेटा स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया है। उम्मीद है कि आपको ये मटेरियल्स अच्छे लगे होंगे, आपके कॉन्सेप्ट को डेटा स्ट्रक्चर क्या है और इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को आपको समझने में आसानी होगी। और फर्दर वीडियोस में भी फिर हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारी बातें करेंगे। इसके बाद वाले डेटा स्ट्रक्चर की क्लास में हम लोग इसके ऊपर में परफॉर्म किए जाने वाले ऑपरेशंस और एल्गोरिदम्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप दूसरे वीडियो का इंतजार करें और कंटिन्यूसली हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे वीडियोस को वॉच करते रहें। सही सलामत रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी उम्मीद के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। नमस्कार।